कार्तिक ने जब अजीबोगरीब आकृतियों में जीवन से मिलता जुलता चेहरा देखा तो एक पल के लिए उसे लगा था कि वो जीवन ही है और उसी ने उसे यहां बुलाया है। आखिर जीवन उसका दोस्त था और उसे किसी ऐसी जगह तो नहीं भेज सकता था जहां उसे किसी तरह की मुसीबत हो। जरूर उस रिबन में कोई ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग जीवन खास तौर पर इसी तरह से करवाना चाहता था कि कार्तिक समय आने पर जब उसका प्रयोग करे तो उस जगह ही पहुंचे जहां से कार्तिक को सही मदद मिलने की संभावना थी। कार्तिक इस बारे में सिर्फ सकारात्मक ही सोच रहा था। जीवन पर कार्तिक को शक भी नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक तरफ तो दोनों ने जंग में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी और दूसरी तरफ गौतम के मामले में जीवन ने उसकी काफी मदद की थी। अगर जीवन चाहता तो आसानी से गौतम के मामले को कार्तिक के सर पर मारता और कार्तिक की गलती बताकर वहां से हट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने गौतम और कार्तिक दोनों की बात को समझते हुए उसका साथ दिया। ये एक बड़ी बात थी। विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे हालातों में किसी दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात ने जीवन के लिए कार्तिक के मन में एक जगह बनाई थी, इसलिए वो जीवन पर इतनी आसानी से शक नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि वो इस जगह के बारे में सकारात्मक था। लेकिन तब क्या अगर उसे यहां पहुंचाने में जीवन का हाथ नहीं होकर कुछ अलग ही मामला हो? इस संभावना के चलते ही कार्तिक इस जगह के बारे में इतना भी सकारात्मक नहीं था कि उस पर आंख बंद करके भरोसा कर ले। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। जब उसने वहां पर उन शब्दों और आकृतियों में जीवन का चेहरा देखा तो सोचा शायद इन आकृतियों के रूप में जीवन यहां पर उपस्थित है। पहले कार्तिक को यही लगा था कि ये जीवन ही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन से मिलता जुलता ये चेहरा शायद उसी के रक्त संप्रदाय का कोई और व्यक्ति है। और ये देखकर कार्तिक कुछ पल के लिए रुका और उसने उस आकृति से पूछा, आप कौन हैं और यहां कैसे हैं? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? कार्तिक ने देखा कि उस आकृति के चेहरे पर चीजों को समझने की भावना है और काफी देर तक उसने कार्तिक के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाए रहीं। वो आकृति पीछे मौजूद सुनहरी दीवारों से बाहर निकलने वाले अक्षरों से बनी हुई थी, इसलिए उसे एक व्यक्ति भी कहा जा सकता था और शायद उसे कोई लेख भी कहा जा सकता था। कार्तिक नहीं जानता था कि ये कोई जीवित व्यक्ति है या फिर कोई अवस्था है, लेकिन चूंकि उसके चेहरे में उसे जीवन के जैसा कुछ नजर आ रहा था तो उसने बड़े सम्मान के साथ उससे अपना सवाल किया था। कार्तिक के सामने बनी आकृतियों में बहुत से शब्द थे जो एक दूसरे के आसपास घूमते रहे और उनसे एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज निकलता रहा। उसकी भौहें, उसकी नाक और उसके मुंह की रेखा को स्पष्ट रूप से देखते हुए कार्तिक ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं, जैसे वो आकृति कार्तिक का अध्ययन कर रही थी। लेकिन उसके भाव में एक तरह का संदेह भी था और जितनी जिज्ञासा की नजर से वो आकृति कार्तिक को देख रही थी, उतनी जिज्ञासा की नजर से वो उस बच्चे को नहीं देख रही थी। उसके भावों से ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे के बारे में उसे पता है और उस बच्चे के प्रति उस आकृति के भावों में जिस प्रकार की हिकारत का भाव था उसे कार्तिक समझ नहीं पा रहा था। कोई किसी बच्चे के प्रति ऐसे भाव क्यों रखेगा? कुछ देर बाद उस शक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहां उपस्थित शक्तियों का रक्षक और नागलोक का अध्यक्ष हूं। तुम बताओ, तुम कौन हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? नागलोक का अध्यक्ष तो जीवन था और जीवन को कार्तिक अच्छी तरह जानता था। क्या नागलोक में एक से ज्यादा अध्यक्ष थे या फिर कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से नागलोक का कोई और हिस्सा था जहां पर
कोई दूसरा अध्यक्ष भी था। ये तो साफ था कि ये जो भी व्यक्ति था, इसका संबंध किसी न किसी तरह जीवन के राज परिवार से ही था और इसने खुद को अध्यक्ष कहा था, जबकि जीवन खुद को सेनापति कहा करता था। लेकिन फिर भी जीवन के पास अध्यक्ष की भी शक्ति थी और ये बात कार्तिक अच्छी तरह जानता था। इसलिए ये व्यक्ति उस तरह से नागलोक का अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं हो सकता था जिस तरह से जीवन था। तो फिर आखिर वो किस तरह का अध्यक्ष था और कौन से नागलोक का था? ये बात और उसका इस तरह से झूठ बोलना अपने आप में कार्तिक के मन में संदेह के बादल जगा रहा था। जब उसने पिछली बार उससे बात की थी, तब उसने अपनी बात उस आकृति के सामने सीधे सीधे रखी थी, पर अब कार्तिक ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उस आकृति के झूठ बोलने पर स्पष्ट नाराजगी दिखाते हुए उससे आगे बात की। नागलोक के अध्यक्ष आप कैसे हो सकते हैं? जीवन ने तो मुझे कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। जीवन का नाम सुनकर उसके चेहरे पर कुछ दुख और कुछ यादों के भाव आ गए। तो क्या तुम जीवन को जानते हो? वो मेरा बेटा है। कैसा है वो? बहुत सालों से उसे देखा नहीं मैंने। सुनकर कार्तिक चौंक गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर जीवन ने उसे उस तरह यहां पर क्यों भेजा है। और उसने तो कहा था कि उसके पिता काली शक्तियों के साथ होने वाले युद्ध में गुजर गए थे। तो फिर आखिरकार ये कौन है? कहीं ये काली शक्तियों का कोई ऐसा प्रतिनिधि तो नहीं जो जीवन के नाम पर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था? हाँ, मैं जीवन को जानता हूं। वो फिलहाल ठीक ठाक है और नागलोक के सेनापति का पद बहुत अच्छी तरह निभा रहा है। वो एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान है और मैं उसका सम्मान करता हूं, कार्तिक ने कहा। जीवन के तथाकथित पिता की उस आकृति ने अपना सर हिलाया और कार्तिक की बातों को स्वीकार किया और फिर वो मौन रह गया, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ वो चेहरा जीवन को या अपने अतीत की चीजों को याद कर रहा था। कार्तिक कुछ देर तक उसे ऐसा करते देखता रहा, लेकिन कार्तिक को जल्दबाजी थी। वो माया के और महादेवी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और उस चेहरे को अपने बारे में विस्तृत जानकारी दी। दरअसल मुझे यहां पहुंचने का माध्यम खुद जीवन ने ही उपलब्ध कराया था, लेकिन उसने कहा था कि ये उस तक पहुंचने का रास्ता है, जबकि इसका उपयोग करने से मैं इस अजीब जगह पर आ गया हूं जहां के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? और हां, उसने ये भी बताया था कि आप काली ऊर्जाओं के साथ होने वाली जंग में शहीद हो गए थे। इसलिए अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां पर हूं और ये सब जो हो रहा है वो सच है या नहीं। इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आप पर भी संदेह है। कार्तिक ने अपनी बात सीधे सीधे रूप में तक्षक के सामने रख दी थी और यह बात जब तक्षक ने अच्छे से समझी तो उसने उसे स्वीकार करते हुए आगे पूछा, ठीक है, तो पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो, तब मैं बता पाऊंगा कि तुम्हारा यहां पर क्या काम है। कार्तिक ने गंभीरता से सर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोलना शुरू किया। मेरा नाम कार्तिक है और मैं जीवन का दोस्त हूं। कुछ दिनों पहले नागलोक पर जब काली शक्तियों का हमला हुआ था, तब हमने मिलकर उनसे युद्ध किया था। उसके बाद मैं अपने लोक में वापस चला गया। मेरे पास कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब मैं जानना चाहता था। मेरे हिसाब से जीवन ही उन सवालों का जवाब पाने के लिए सबसे सही व्यक्ति था। इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए उसके दिए हुए माध्यम का उपयोग करना चाहा और उसका प्रयोग करने के बाद मैं बजाय नागलोक पहुंचने के यहां पहुंच गया। तक्षक ने बात को समझते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हारे साथ ये पिशाचनी क्यों है? कौन सी पिशाचनी? कार्तिक ने चौंक कर पूछा। तक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप कार्तिक को घूरता रहा।
कार्तिक ने कुछ समझने के लिए थोड़ा विचार किया और फिर गौर से अपने साथ लिए हुए उस बच्चे की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो एकदम किसी बड़े व्यक्ति की तरह लग रही थी। अगर ये कार्तिक का ही बचपन का रूप होता तो ऐसा होना असंभव था, क्योंकि कार्तिक के चेहरे पर कभी भी इस तरह की मुस्कान आना संभव ही नहीं था। कार्तिक को अगले ही पल समझ आया कि उसने बच्चे के रूप में जिसे अपनी गोद में उठा रखा था वो और कोई नहीं, कर्ण पिशाचनी ही थी। उसने धीरे से उस बच्चे को गोद से उतारा और नाराजगी से देखा। ये तुम ही हो। पिछली बार तुमसे मेरी मुलाकात अधूरी रह गई थी। हां, लेकिन जो बातें तुमने बताई थी उसमें सच्चाई थी। अब इस बार तुमसे मुलाकात इस अजीबोगरीब हालात में हो रही है। सबसे पहले मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते उसकी आवाज बदलने लगी। वो आवाज कुछ ही देर में पिशाचनी की आवाज में बदल गई और बच्चे की आंखों में कार्तिक के प्रति मजाक और शरारत के भाव आ गए। उन भावों के साथ उस बच्चे का कद बढ़ने लगा और वो अपना रूप बदलकर दूसरा रूप लेने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे लंबे होने लगे और वो इधर से उधर घूमने लगा। इससे उसके हाथ जमीन में घिसट रहे थे, लेकिन उसे जैसे इस बात की परवाह ही नहीं थी। उसका सिर घूम गया था और उसके बाल तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में उसका सर का आकार भी बदलने लगा और उसका सर पूरा 180 डिग्री घूमकर सामने की तरफ आ गया। उसके पूरे बाल, जो पहले बच्चे जैसे हल्के पतले बालों के रूप में थे, वे बदलकर काले झाड़ झंखाड़ जैसे बनने लगे और उसकी आकृति अचानक से ऐसे बढ़ने लगी थी जैसे कोई पेड़ अपनी कई सालों की बढ़त को कुछ ही पल में पा गया हो। उसके पैर मुड़ते हुए बढ़ रहे थे। ये देखने में बहुत विभत्स लग रहा था और इस बीच वो पिशाचनी लगातार हंसे जा रही थी। उसके चेहरे पर कार्तिक के प्रति सिर्फ और सिर्फ मखौल का भाव था। कार्तिक बड़ी शांति से ये सब देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर नाराजगी थी। वो पिशाचनी से सवालिया अंदाज में दोबारा पूछने लगा, तुम्हारे ये सब कर्तव्य अपनी जगह सही हैं और जितना भी हंसना है हंस लो, लेकिन मुझे जल्दी से इस बात का जवाब चाहिए कि ये सब तुमने क्यों किया? ये बच्चे का रूप रखकर तुम मेरे सामने क्यों आई? ओह नहीं, वो तो कोई खास बात नहीं थी। वो तो मैंने सिर्फ इस सारे खेल में थोड़ा मजा लाने के लिए किया। तुम्हें अपने बचपन से मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? पिशाचनी की ये बात सुनकर कार्तिक को और भी नाराजगी हुई, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से को थामे हुए था। इस बीच कार्तिक ने देखा कि तक्षक की आकृति वहां से गायब हो गई है। अपने सवालों के जवाब कार्तिक को चाहिए थे। क्या मिल पाएंगे कार्तिक को उसके सारे सवालों के जवाब? आखिर क्या करना चाहती थी कर्ण पिशाचनी? अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।